मिरर फॉर्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं। एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से कुछ डिस्टेंस हमने मान लिया है। इस डिस्टेंस को ऐसे हम यू कहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को हम यू कहते हैं, और वी जो हमारे पास है वो इमेज डिस्टेंस है। मिरर के सामने, कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट एम एन रखा हुआ है, इसका इमेज बनेगा, नाम हम दे देंगे एम प्राइम, एन प्राइम नाम देंगे। इसके डिस्टेंस को हम लिख देंगे यू। यू क्यों? ऑब्जेक्ट है इसलिए यू होगा, और प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये आपको डिसाइड करना है। हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि कभी भी अगर हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में यानी राइट में होगा हमारे पास मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो हमारे पास ये जो मैथ का तरीका है, लेफ्ट में हमारे पास माइनस होता है और ये प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, तो माइनस यू हो जाएगा। भी हमारा लेफ्ट साइड में है, रहेगा ही रहेगा। सिर्फ एक सिचुएशन में भी प्लस होता है, यानी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड मिरर बनता है, 6 कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है उसके अनुसार। तो ऑब्जेक्ट भी यू है माइनस में और भी माइनस है, और साथ में ये जो डिस्टेंस है इसको हमने -f ले लिया है, -f ही होगा, फोकल लेंथ है। बाकी सारा हो गया। ये हमारे पास c जो है वो -2f है, c -2f है। बस इतना ही करना है, बाकी ज्योमेट्री इसमें लगा देना है। क्या आपको दिख रहा है कि ये इसका इमेज जो एम प्राइम बन रहा है और इसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है, इसका नाम कुछ दे देते हैं, ये P है और इसका नाम हम Q दे देते हैं। PQ हो गया हमारे पास, P प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अब करना क्या है इसमें, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। समरूप त्रिभुज हिंदी में कहते हैं उसको, समरूप त्रिभुज। और जब ये समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज का जो दो भुजा होगा यानी P और P का रेशियो और MC और CM जो है इसका रेशियो इक्वल होगा। अगर हमारे पास इसमें लिखेंगे क्या हम, अगर हम इसमें कुछ लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिखेंगे कि एम से आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद एप से होकर के गुजरेगी, साथ में एन से आने वाली किरण सी से जा करके दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस लौट जाएगी। अब बीच में जो कट पॉइंट होगा वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ज्योमेट्री अगर हम लगाएंगे तो ट्रायंगल हमारे पास MNC है। MNC ट्रायंगल किसके सिमिलर है? C M प्राइम N प्राइम के, C M प्राइम N प्राइम के सिमिलर है ना, सिमिलर ट्रायंगल। जब सिमिलर ट्रायंगल है तो ये जो MN है और जो M प्राइम N प्राइम का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, यानी MN डिवाइडेड बाय M प्राइम N प्राइम इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये, यानी इतना भागा इतना इज इक्वल टू MC भागा M प्राइम C होगा, नहीं होगा? मालूम है? समरूप त्रिभुज नहीं मालूम है? समरूप त्रिभुज क्या कहता है? समरूप त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है, तीनों समरूप त्रिभुज है। समरूप मतलब एक जैसा, एक ही जैसा त्रिभुज। तो जब एक ही जैसा त्रिभुज है तो जो इसका और इसका रेशियो होगा वो इसके रेशियो के बराबर होगा। जब एक ही जैसा त्रिभुज है तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। अब ना तो ये त्रिभुज बन जाएगा तो ये समरूप त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज नहीं ना है, ये समरूप त्रिभुज है नहीं है। समरूप त्रिभुज मतलब एक ही जैसा त्रिभुज अगर होगा तो ज्योमेट्री में ये कहा जाता है कि उसका जो दो आर्म्स हैं का रेशियो होगा वो अगले दो आर्म्स के रेशियो के इक्वल होगा, यानी जो P का रेशियो होगा वो B के रेशियो के बराबर होगा। यह है समरूप त्रिभुज। अगर नहीं मालूम है तो ये जान लीजिए कि ये समरूप त्रिभुज का कंडीशन है कि एक ही तरह का अगर त्रिभुज है
तो उसके दो भुजाओं का औसत अगले दो भुजाओं के औसत के बराबर होता है, यानी इसका और इसका औसत इसके औसत के बराबर होगा। इतना तो बेसिक जानना होगा। और फिर अगले कंडीशन में यहां देख रहे हैं इस और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में क्या होने वाला है, तो ये P के साथ अगर चाहें तो यहाँ पर कुछ और नाम आप दे दीजिए O, कोई हर्ज नहीं है। बाद में हम O और P को कहेंगे कि कौन साइड है, एक ही जगह मिला हुआ है, इसीलिए O कह दीजिए, P कह दीजिए, दोनों एक पास ही रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ फिगर भले ही आपको इतना टर्न लेता हुआ दिख रहा है, रियल में कनकेव ऐसे होता है, ये कनकेव है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। और जब इतना ही रहेगा ये मुड़ा हुआ, तो क्या ये लाइन अगर हम यहाँ से कोई ड्रॉ करेंगे तो क्या इसी पे नहीं रहता ये लाइन? ये जो इतना टर्न लिए हुए है, ये इतना ही टर्न रहता, तो ये जो लाइन हमने पैरेलल इस पे परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ किया है, क्या इसमें मिल नहीं जाता? तो ये इसी में मिल जाएगा, इसीलिए वो P एक ही पॉइंट पे कहा जाएगा, एक ही बिंदु पर रहेगा वो। तो अब हम इस दोनों ट्रायंगल का रेशियो हमने लिख दिया। थोड़ा बहुत ज्योमेट्री यूज तो करना ही है, हम पढ़ रहे हैं लाइट ऑप्टिक्स, अब इसमें ज्योमेट्री नहीं लगाएंगे तो कैसे प्रूफ होगा? तो फिर लैब में जाएंगे, ऑप्टिकल बेंच है हमारे पास, ऑप्टिकल बेंच से हम फोकस मेजर कर लेंगे और U और V करते रहेंगे, वहां भी आ जाएगा ऑपरेटस से। यहाँ तो ऑप्टिकल बेंच नहीं है, ऑप्टिकल बेंच ऑपरेटस है जिससे हम फोकल लेंथ निकालते हैं, और U और V हमारे पास आ जाता है। हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है, ऑपरेटस है ऑप्टिकल बेंच। लेकिन यहाँ तो ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, यहाँ तो लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, और लाइन का जो भी खेला होता है सब ज्योमेट्री का खेला है। तो बेसिक इतना जानना होगा कि ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल फिर से देख लीजिए, यही है सिमिलर ट्रायंगल, ये है सिमिलर ट्रायंगल, ये है सिमिलर ट्रायंगल, ये भी इसी के सिमिलर है। तो अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो क्या ये रेशियो बराबर नहीं होगा? बराबर होगा, बराबर होगा। जब एक ही जैसा है तो बराबर अगर नहीं होगा, रेशियो इक्वल करने की बात कर रहे हैं। ये अगर 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो अगर ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा, मतलब रेशियो इक्वल होगा। अगर ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर अगर है ये, और ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा, तभी समरूप त्रिभुज होगा। नहीं तो क्या ये समरूप त्रिभुज होगा? ये समरूप त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है, लग रहा है कि समरूप है, ये समरूप है? नहीं है समरूप। समरूप मतलब कि इसका लेंथ का रेशियो और इसके लेंथ का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी ना एक जैसा। आपको देखने में ही नहीं लग रहा होगा कि समरूप है, आप सीधा कहोगे नहीं ये तो ज्यादा बेस है, इसके रेशियो से तो ज्यादा बेस है, ये रेशियो मिल ही नहीं रहा है। तो सीधा सा समरूप त्रिभुज में हमारे पास ये दोनों का रेशियो जो होता है P और P और B और B दोनों का, P/P और B/B रेशियो इक्वल होगा, यानी B/B डिवाइडेड बाई P/P, यानी पोल बेस, आधार भागा आधार, लंब भागा लंब, दोनों बराबर होगा, तभी समरूप त्रिभुज कहलाएगा। अगर हम इसके लंबाई को देखिए तो बढ़ा देंगे, ऐसे कर देंगे, तो क्या ये डायग्राम जो बनेगा वो फिर से समरूप हो जाएगा? होगा समरूप। आप इसको छोटा करके बनाइएगा, समरूप आपको दिखेगा, समरूप बन जाएगा। ये तो हो गया। अब ये दोनों भी है समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल ये भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, समरूप त्रिभुज भी है। तो क्या ये दोनों, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर यहाँ पर भी होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पर हम लगा देंगे m प्राइम n प्राइम f, m प्राइम n प्राइम f, सिमिलर का साइन है ये, किसके साथ है ये? तो m हमने लिया है, m यहाँ लेते हैं, o, या इसको आप p ही रहने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, या तो फिर बाद में आप करेंगे, आप इसको P कर सकते हैं। अभी भी O और P जो है एक ही पॉइंट पर है, इसका कहते हैं
द्वारक हिंदी में कहते हैं कि छोटा है, यानी इस तरह का रियल में मिरर होता है। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पर होगा, इसलिए आप समझ लीजिए कि P पर ही एक वन साइड है, P पर ही सिकड़ा हुआ है, तो हम इसका नाम देंगे PQF। कोई दिक्कत? PQF। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो बताइए कि क्या होगा? PQ, देखिएगा, PQ डिवाइडेड बाई M प्राइम N प्राइम इक्वल टू ये और ये रेशियो PF डिवाइडेड बाई F M प्राइम, PQ डिवाइडेड बाई M प्राइम F या एफ एम प्राइम, कुछ भी लिखिए, हर्ज नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं, पहले आप पी क्यू न लिखे क्यू पी लिखें, क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। तो ये बन हो गया, बस इतना ही काम है ज्योमेट्री का। थोड़ा सा और इसमें देखिए, दोनों को एक करना चाहते हैं हम, इसको और इसको एक करना चाहते हैं। एलएचएस बराबर हो जाएगा, दिख रहा है एलएचएस बराबर मुझे? कैसे दिख रहा है? यहाँ एम प्राइम एन प्राइम एम प्राइम एन प्राइम, क्या यहाँ पर पी क्यू एम एन के बराबर नहीं है? जब ये पैरेलल जा रहा है तो इसके बीच में जितना लाइन खींचेंगे सब लाइन इसके बराबर होगा। जब ये पैरेलल जा रहा है तो सब लाइन कहीं पर भी खींच दें इसी के बराबर होगा, तब ना पैरेलल होगा। दो पैरेलल लाइन जा रहा है, आप कहीं पर भी लाइन खींचो सब बराबर होगा ना, सब बराबर होगा, यहाँ हो वहां हो। तो जब एम एन और पी क्यू इक्वल है तो क्या हम समीकरण एक इसका नाम और यहाँ समीकरण 2 देते? क्या हम समीकरण 1 को ऐसे लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से हम पी क्यू के फॉर्म में ही लिख दे रहे हैं, यानी पी क्यू डिवाइडेड बाई एम प्राइम एन प्राइम। देखिएगा, इसको लिख रहे हैं एम एन के जगह हम पी क्यू लिख रहे हैं। दोनों में से किसी में चेंज कर दीजिए, या तो इसी में चेंज कर दीजिए चाहे इसमें चेंज कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। इसमें भी आप पी क्यू जगह एम एन लिखेंगे तो एक ही बात होगा, क्योंकि दोनों मिला के एलएचएस इक्वल हो जाने वाला है, तो आरएचएस इक्वल कर देंगे हम, काम हो जाएगा। तो हम इसका चेंजिंग कर रहे हैं, यहाँ पी क्यू लिखते रहे हैं। इसमें भी चाहते तो आप एम एन लिख देते, एक ही आता रिजल्ट। इक्वल टू एम सी डिवाइडेड बाई एम प्राइम सी, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 और 2 में एलएचएस इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये इसके बराबर है, उसको भगा दीजिए, आप हटा दीजिए, जरूरत ही नहीं है। एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल होता है, यही तो रूल है हमारे पास। और रूल आता भी कहाँ से है? रूल आता कहाँ से है? रूल बनाया जाता है। एलएचएस आरएचएस इक्वल, अगर आप लोगों को इसमें कहीं दिक्कत होगा कि क्यों होता है तो आप कमेंट से बताएंगे, होता ही है। अब होता क्यों है ये भी पढ़ना है, बेसिक है ये। खैर, एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल है, इसी पे रहते हैं हम। फिर आप लोगों का प्रॉब्लम हुआ तो बताइएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। मालूम है ना एलएचएस इक्वल आरएचएस इक्वल क्यों होता है? हाँ, क्यों होता है मालूम है या होता है सिर्फ इतना जानते हैं? ये कितना जानते हैं? हाँ ठीक है, तो इसको अभी यहाँ रहने देते हैं, फिर देखेंगे इसको। अब इसमें पी क्यू, ये बताने के बाद उसको भी देख लेंगे। पी क्यू एम प्राइम एफ, यानी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, बस इतना ही लिख दीजिए 2 and 3, या फिर लिख दीजिए एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल होगा। हिंदी में जो लिखने वाले हैं ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हम पी क्यू एम प्राइम एफ इज इक्वल टू एम सी बाई एम प्राइम सी नहीं लिख सकते? एलएचएस बराबर है, भगा दिए, पी क्यू बाई एम प्राइम एफ लिख दिए, और यहाँ लिख दिए हम एम सी बाई एम प्राइम सी, उतार दिए इसको हम। अब यहीं से शुरू होता है ज्योमेट्री का काम, यहाँ करीब करीब हो गया है। थोड़ा सा और बचा कुछ है वो काम कर लेते हैं, या फिर बाद में करते हैं, अभी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्या यहाँ पर सारा टर्म जो दिख रहा है, मैंने यहीं तक बनाना था, बाकी अब तो बस इधर का उधर करते रहना है। पी क्यू यहाँ है, पी क्यू है इसमें, क्योंकि हमने इसी को यूज किया है ना, यहाँ पी क्यू है, पी से क्यू तक है, तो पी क्यू क्या है? पी क्यू बाई एम प्राइम एफ,
एम सी बाई एम प्राइम सी एम प्राइम एफ। पी क्यू क्यों आया है यहाँ पर, पी क्यू बाई, हाँ ठीक है ठीक है, पी क्यू बाई एम प्राइम एफ, पी क्यू बाई एम प्राइम एफ। एक जगह मिस्टेक है यहाँ, ये देखिए यहाँ पर पी क्यू नहीं होगा, पी क्यू डिवाइडेड बाई एम प्राइम एन प्राइम, पी क्यू डिवाइडेड बाई एम प्राइम एन प्राइम, ये तो रेशियो हो गया। अब हम इसका रेशियो लिख रहे हैं, पी एफ और एम प्राइम एफ, पी एफ है यहाँ, पी एफ है, तो यहां जब पी एफ है तो एम प्राइम एफ जहां पर है यहां पर भी पी एफ होगा। पी एफ एम प्राइम एफ इज इक्वल टू एम सी बाई एम प्राइम सी ना, क्लियर। यहां पर जो पी एफ आ गया था ये पी एफ ही होगा, ये हम पी क्यू लिख दिए थे, ये मिस्टेक था है। अब यहां पर काम आपका आसान हो गया, पी एफ यहां पर है, पी एफ हाँ है, कोई लफड़ा नहीं। एम प्राइम एफ है, एम प्राइम एफ डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने टर्म क्या क्या लिया है, एफ को, भी को, यू को, 2f, तो इसमें कहीं पर नहीं दिख रहा है ये वाला यूनिट। तो हम करते हैं पी एम प्राइम माइनस पी एफ कर दे तो ये आ जाएगा, ये बड़ा वाला पी एम प्राइम में से अगर पी एफ घटा दे तो एम प्राइम एफ आ जाएगा। तो एम प्राइम एफ, पी एफ तो जो कहते हैं लिख देंगे, हम लिख देंगे पी एफ है हमारे पास, तो छोड़ दे रहे हैं एम प्राइम एफ, नीचे दिख रहा है यहां तक, एम प्राइम एफ, एम प्राइम एफ को हम यहां पर देख लेते हैं, एम प्राइम एफ और ऊपर लिखना पड़ेगा पी एफ, और एम प्राइम एफ यहां देखिए, एम प्राइम एफ मतलब एम प्राइम पी माइनस पी एफ, एम प्राइम पी माइनस पी एफ इक्वल टू एम सी है क्या, एम सी भी नहीं है, तो पी एम माइनस पी सी कर देते हैं, पी एम माइनस पी सी कर देते हैं। फिर एम प्राइम सी है क्या, एम प्राइम सी भी नहीं है, तो पी सी माइनस पी एम प्राइम कर देते हैं, पी सी माइनस पी एम प्राइम कर देते हैं। कोई दिक्कत, हमें करना क्या है कि डायरेक्ट अगर एमसी नहीं है तो कैसे एमसी का वैल्यू रखें, यहां पर नहीं रख पाएंगे, तो एमसी का वैल्यू अगर हम नहीं रख पाएंगे तो हमें एमसी को उस टर्म में लिखना पड़ेगा जो यहां पर फिगर में है। तो फिगर में हमारे पास ये टोटल वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो टोटल में से इसको घटा दे तो हमारे पास ये एमसी आ जाएगा, बस हमने वही किया है। अब हम यहां पर फ्रॉम साइन कन्वेंशन हम यहां पर यूज कर लेंगे, वैल्यू हम रखते हैं, यानी फ्रॉम फिगर आप कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर या साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी से पीएफ का वैल्यू रख रहे हैं हम। पीएफ का वैल्यू यहां देखिए, पीएफ का वैल्यू है माइनस एफ हमने रख दिया। एम प्राइम पी देखिए यहां पर, एम प्राइम पी का वैल्यू कितना है, ये देखिए भी है, माइनस भी हमने रख दिया, माइनस पीएफ माइनस कर दीजिए, और पीएफ देखिए यहां क्या है, पीएफ माइनस एफ है, तो माइनस एफ कर दिया, इक्वल टू पीएम इज माइनस पीसी, पीएम कितना है, पीएम जो है वो माइनस यू है, तो माइनस यू लिख दिए, साथ में माइनस पीसी है, पीसी का वैल्यू यहां से रखिए, पीसी कितना है 2f है, माइनस 2f है, माइनस 2f लिख दिया। उसके बाद पीसी माइनस पीएम प्राइम, पीसी कितना है, पीसी है हमारे पास माइनस 2f, पीएम प्राइम कितना है, पीएम प्राइम यहां देखिए ये है, माइनस भी है, यानी माइनस माइनस भी। काम हो गया। इसको थोड़ा सावधानी से करना होता है क्योंकि ABCD लिखा हुआ है, कहीं पर ए की जगह बी लिखा गया, एम की जगह एम प्राइम लिखा गया, तो फिर समय लग जाता है इसमें, तो थोड़ा केयरफुली लिखना है। ज्योमेट्री तो होता है आसान, पर मिस्टेक होने की संभावना रहता है इसमें, अगर सावधानी से नहीं लिखेंगे तो जैसे पी को क्यू, क्यू को पी लिखा गया है, यहाँ पी क्यू पी एफ लिखना था, पी क्यू लिखा गया। आप इसमें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और काम हो गया। यहां तक काम था। अब ये बच्चों वाला काम है, जोड़ घटाओ गुना भागा खाली काम है यहाँ पर, और देखिएगा वो फॉर्मूला आ जाएगा। कर लेते हैं, एफ
को 2f से मल्टीप्लाई किए, क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा और कंफर्टेबल महसूस हो आपको तो ठीक है, और कंफर्टेबल कर देते हैं, f कर देते हैं माइनस यू प्लस 2f कर देते हैं, माइनस 2f प्लस v कर देते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2f स्क्वायर प्लस हो जाएगा, v है माइनस एफ भी हो जाएगा, यू से यहाँ कीजिए माइनस प्लस हो गया यानी यू भी हो गया, ये माइनस हो जाएगा 2f स्क्वायर, नहीं 2f भी होगा ना, 2f भी होगा, और ये क्या हो गया 2f स्क्वायर हो गया प्लस 2f स्क्वायर हो गया। जो कटने कुटने वाला है उसको काट पीट दीजिए, जो बचेगा उसका देखा जाएगा क्या किया जाए। 2f स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिए। यहाँ देखिएगा एफ भी है और यहाँ माइनस है इधर में, तो इसको थोड़ा और कर देते हैं ऐसे, इसको और इधर ले आते हैं प्लस में करते हैं इसको, माइनस एफ भी और इसको इधर लाते हैं प्लस 2f भी इक्वल टू यू भी कर देते हैं। और कुछ बच रहा है एफ भी और कुछ लग रहा है यहाँ पर हुआ है 2 2 4 हो जाएगा और 2 6 टर्म आया है क्या, 2 2 4 1 5 ही टर्म आया है, क्योंकि 2 दूना 4 और 2 6 टर्म होना चाहिए ना, तो यहाँ पर कहीं छूट रहा है। देख लीजिए मिलाते हैं, 2f स्क्वायर हो गया, f भी हो गया, u से हमने v में किया तो प्लस u भी हो गया, u में हमने f से f किया नहीं किया, हमने छोड़ दिया, देखिएगा यहाँ u और f को हमने छोड़ दिया है, इसको लिख लेते हैं आएगा वही, इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए u से v हमने किया तो u भी हो गया, u से f में नहीं किया तो uf, क्योंकि ऐसे आप देख सकते हैं 6 टर्म होना चाहिए ना, 2 2 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, आप तो जैसे गुना करेंगे तो 2 बार करेंगे ना, इसमें 2 2 4 हो गया, 4 आना चाहिए यूनिट यहाँ पर। और फिर 2f से हमने किया तो 2f माइनस में हो गया, माइनस 2f भी हो गया, और 2f को f से किया तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया। अभी भी कटने ही वाला है, कट गया, 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो u भी बचा और माइनस uf बचा, देखिए इसमें एक यूनिट बच जाएगा, यानी एफ भी इज इक्वल टू यू भी माइनस यूएफ होने वाला है। ये टर्म है हमारे पास, कहीं कोई प्लस माइनस में गड़बड़ी नहीं है, माइनस हो गया इधर माइनस ले आया तो इधर प्लस हो गया, एक प्लस टर्म है, कोई गड़बड़ नहीं है। देख लेते हैं आएगा रिजल्ट वही हमारे पास। तो एफ भी हो गया, अब इसमें हम यू भी एफ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यू भी एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या बचेगा, ऐसे ये वाला टर्म अगर इधर आता है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, देखते हैं कहीं मिस्टेक होगा तो उसको देख लिया जाएगा। एफ भी यू भी एफ, यू भी एफ, यू भी एफ माइनस यू भी एफ। डिवाइड क्यों कर रहे हैं आप कहेंगे कि कैसे मालूम कि हमको डिवाइड ही करना है, कहाँ से जान लें कि डिवाइड करना था, यहाँ पर टर्म कैसे जाने। ये जनरली लोगों को प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम जानेंगे कि हमको इसी तरीके से आगे बढ़ना है, क्या हम याद करके रखें कि आगे ये करना है, नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। याद आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट रखना है कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, और थोड़ा सा रास्ता का ज्ञान भी होना चाहिए कि ऐसे ऐसे जाएंगे, बीच में कुछ भूल भी रहे तो अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा, आपका फॉर्मूला यहाँ से आ गया ये, लेकिन यहाँ पर एक टर्म ये है कि तो यहाँ पर यू भी एफ कहाँ से हमने डिवाइड कर दिया, कैसे जानेंगे हम, फॉर्मूला ये भी हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला में एक कमी है। क्या कमी है, कोई भी फॉर्मूला बेटर तब माना जाता है, अच्छा तब माना जाता है, उसको फॉर्मूला की मान्यता तब दी जाती है जब उसमें कम से कम टर्म यूज हो। जैसे यहाँ एफ भी है, भी है, यू भी है, भी है, यू भी है, एफ भी है, तो अगर इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो आपको बहुत भार पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा टर्म है इसमें। ऐसा कोई उपाय ढूंढिए, और कुछ उपाय आपके मन में आता है तो ढूंढिए कि जिससे कि इसमें से कम वैल्यू रह जाए। तो हम देख रहे हैं कि यू भी एफ से अगर हम भाग दे दें तो रूल भी नहीं टूट रहा है मैथ का, क्योंकि हम दोनों तरफ भाग दे रहे हैं, और भाग दे देने से ये जो यू भी यू और यू एफ दो टर्म सब जगह है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात
कैसे कैंसिल होगा? एफ से एफ कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। तो फॉर्मूला बन गया आसान। फॉर्मूला तो ये भी था, पर क्या आप इससे न्यूमेरिकल बनाओगे तो एक ही चीज को दो बार नहीं यूज करना पड़ेगा। एफ भी से गुना करो, फिर भी से गुना करो, फिर यू से, फिर एफ से, तब ये टर्म आएगा आपके पास। बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो फॉर्मूला अब आपके पास आया 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या रूल हमने तोड़ा? दोनों तरफ u v f से भाग दे दिया। तो क्या गलत किया? क्या गलत है इसमें? कहेंगे फिर हम कैसे जाने कि हमें ये करना है? आपको इतना तो जानना पड़ेगा ना कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, फॉर्मूला कौन सा सही होता है। अगर कोई फॉर्मूला लिख दे a² + b² + 2ab बराबर 5 लिखते, कोई कहे कि हम x से इधर भी गुना कर देते हैं और x से यहां भी गुना करते, तो क्या गलत कर दिया? कोई कहेगा कि xa² + xb² + 2xab बराबर 5x, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको कहेगा बेवकूफ है, ये टर्म काहे के लिए लगा दिया इतना। अगर ये फॉर्मूला आप लिखोगे तो कहेगा, कोई भी बेवकूफ कह देगा। क्यों कहेगा बेवकूफ? क्योंकि यहां कह रहा है कि x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो सबको भगा काहे नहीं दिया, काट काहे नहीं दिया? सबको काट देता तो a² + b² + 2ab बराबर 5 आता। तो बेवकूफ कहे जाएंगे आप अगर ऐसे लिखेंगे तब। अगर ऐसे लिख देंगे फॉर्मूला तो ये बेवकूफी हो गया, क्योंकि दो दो टर्म है तो आपको कुछ ना कुछ तो ट्रिक निकालना पड़ेगा ना। कोई कहेगा हम 10 को ना 2 × 5 लिखेंगे, तो गलत थोड़े लिख रहा है। 2 × 5 लिखते रहो आप, जहां 10 आएगा ना वहां 2 × 5 लिखना आप। तो कहेगा कि क्या बेवकूफ़ी है ये, 2 × 5 क्यों लिख रहा है? 10 जब जानते हैं तो आसान भाषा में फॉर्मूला को बनाया जाता है। तो आसान भाषा में हमारे पास UVF से भाग देने पे आ जा रहा है 1/f, इधर ले आइए, 1/u + 1/v बराबर 1/f, फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले का यूज हम करने लगे, यानी 1/f = 1/v + 1/u, यही फॉर्मूला है आपके काम का। इसी को कहते हैं मिरर फॉर्मूला। अब इसका यूज करके अगर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो सब सही न्यूमेरिकल्स बनेगा, बनना चाहिए, क्योंकि आया है इसी फॉर्मूले से। अब इसमें रख के देखते हैं वैल्यू। हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो था वो 20 मीटर डिस्टेंस पे था और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका डेरिवेशन है। अब इसमें ऑपरेशन करते हैं फिगर का। तो 20 सेंटीमीटर मान लिया जाए कि डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, और फोकल लेंथ जो मिरर है वो तो फोकल लेंथ तो मालूम ही होगा हमारे पास कितने का हमने बनाया है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसका। और नहीं अगर मालूम है तो फिर निकाल लेंगे ऑप्टिकल बेंच की मदद से। या तो फिर आसान तरीका क्या है, इनफाइनाइट से आने वाले रे को, एक और तरीका है, सूरज के सामने, सन के सामने आप मिरर को ले आइए और मिरर से कागज को जलाइए। कागज जहां पर जलने लगता है तो एक पॉइंट साइज का इंटेंसिटी क्रिएट होता है, सूरज बन जाता है, वहां पर सूरज का इमेज बन जाता है और कागज जलने लगता है। तो डिस्टेंस मेजर कर लीजिए स्केल से, कितने दूर पे फोकस हो रहा है। जहां पर फोकस होगा कागज जलाने के समय वो आपका फोकल लेंथ हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट से आने वाली किरण कहाँ जाती है? तो फोकस पर। फोकस पे ऑब्जेक्ट बनता है, यानी सारा रे फोकस पे चला जाता है। ये मान लिया जाए अगर मिरर है तो जितना भी रे आएगा वो कहाँ जाएगा? फोकस पे। जितना भी रे आएगा सब फोकस पे जाएगा, सब फोकस पे जाएगा इनफाइनाइट से। तो फोकस आप निकाल लेंगे जहां पर पोलराइज हो रहा है। तो मान लिया 20 सेंटीमीटर है आपका, U बराबर 20 सेंटीमीटर, तो -20 लिखेंगे। कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में हम कोई भी मिरर बनाएंगे ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में ही रखेंगे तो U हमेशा माइनस ही होगा, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात, कनकेव मिरर का फोकस माइनस होता है और कन्वेक्स का प्लस होता है। क्यों प्लस होता है? क्योंकि ये कन्वेक्स है, क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा?
इधर होगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो एफ भी तो इधर ही होगा। तो कन्वेक्स का एफ इधर होगा और कनकेव का एफ लेफ्ट साइड में होगा। तो जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कन्वेक्स का तो माइनस एफ नहीं होगा, प्लस एफ होगा। लेकिन जब कनकेव में बनाएंगे तो माइनस एफ होगा, क्योंकि इसका एफ माइनस में होता है। ऑब्जेक्ट को इसी में भी हो माइनस होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों में, लेंस में भी और मिरर में भी ऑब्जेक्ट को हमेशा बाएं रखने का है, हमारे पास नियम है। आप दाहिने रखोगे तो नहीं बनेगा। रियल में आप इमेज बनाओगे तो बन जाएगा। आप दाहिने चलोगे रोड के किनारे तो नहीं चल लोगे, लेकिन जो नियम है उसको तो फॉलो करेंगे तब ना सही बनेगा। नहीं तो कोई लोग दाएं चलेगा, कोई लोग बाएं चलेगा, एक्सीडेंट होगा और क्या होगा। यहाँ न्यूमेरिकल बनाने में भी एक्सीडेंट होगा, रिजल्ट उल्टा पलटा आएगा आपका। तो जो रूल से हमने ये निकाला है फॉर्मूला, उसी रूल को ना फॉलो करते रहेंगे हमेशा जब तक हम ये लेसन पढ़ रहे हैं। तो यू 20 सेंटीमीटर माइनस में और एफ अगर मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर, तो आपको अभी आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइएगा 2f पर। तो आंसर आउट है कि भी जो होगा वो -20 सेंटीमीटर होगा। रिजल्ट आउट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अभी इसको सोल्व करके ले आते हैं, उतना ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर f 10 सेंटीमीटर तो 2f पे रखा हुआ है ये -20, और जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं यानी c पे रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, c पर। तो c पे रखे हैं तो c पे बनेगा। देख लीजिए, ये ऐसे निकालना था लेकिन हमने ऐसे कर दिया इसको कि क्या होगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f = 1/b। ये फॉर्मूला यहीं से ले लीजिए ना, 1/v हमने कहा है तो 1/f - 1/u कर दीजिए, 1/f - 1/u कर दीजिए, 1/v आ जाएगा। इसको बना रहे हैं तो 1/v = f। f कितना है तो -10 है, -10 है क्योंकि अभी हमने कहा माइनस होगा। तो 1/-10 -1/-20, एलसीएम ले लीजिए, 20 हमने एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा, -2 होगा। क्या -2 होगा, 20 लिया तो यहां पर देखिएगा यह क्या यहां पर माइनस में है तो ये माइनस, और क्या ये -1 होगा। तो क्या ये वैल्यू -2 + 1 डिवाइडेड बाई 20 यानी 1/20 नहीं आया, समझ में आया। तो 1/v बराबर 1/20, तो v बराबर 20 सेंटीमीटर। -1 रह गया था ना तो -20 हो गया, -20 हो गया क्योंकि -1 है, यहाँ रहने देते हैं। -20 सेंटीमीटर। अभी हमने क्या कहा कि -20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रूल हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं इमेज सी पर बनता है, ऑब्जेक्ट को एफ पर रखते हैं इमेज इनफाइनाइट पे बनता है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है इमेज एफ पर बनता है। कर लेते हैं, बनाए वही सब होता है ना ऐसा, 1/v 1/u 1/f लगा करके। अगर हम f को इनफाइनाइट कर दें, f को इनफाइनाइट कर दें मतलब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दें, f को क्या इनफाइनाइट करेंगे, f इनफाइनाइट थोड़ा ना होगा। तो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दें, इमेज f पे बनेगा। और f पर अगर हमने रख दिया, मान लिया f जो है वो 10 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर, यहाँ पे बना देते हैं बस इतने में ही। f = -10 सेंटीमीटर है, या फिर ये समझ में आ गया, f = -10 सेंटीमीटर है और v हमने रख दिया u को, u हमने रख दिया इनफाइनाइट पे। तो f -10 सेंटीमीटर है तो v क्या होगा, तो v बराबर -10 सेंटीमीटर ही आएगा। आंसर आउट है। अगर f बराबर -10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, अगर ये 20 सेंटीमीटर होता तो v भी 20 सेंटीमीटर होता। f जहां होगा वहीं पर v बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पे रखा है तब। समझ में आया या नहीं?
हाँ, क्लियर है। अब इसका ही फॉर्मूले का यूज करके आप ये भी पता कर सकते हैं कि वस्तु अनंत पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, या वस्तु सी पर है या कहीं पर भी वस्तु है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप निकाल लेंगे, मात्र 10 सेकेंड में निकाल लेंगे आप। कैसे निकालेंगे देखते हैं इसको। हम इस रेंज में हम देखते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ बनेगा, यही ना आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो अगर आपको याद नहीं है क्योंकि आप तो इसको याद करते हो, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बन जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आया ही है उसी कॉन्सेप्ट से जिस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सी पे रखते हैं तो इमेज सी पे बनता है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज एफ पे बनता है, ऑब्जेक्ट को अगर एफ पे रखते हैं तो इमेज इनफाइनाइट पे बनता है, ऑब्जेक्ट को अगर सी और इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं या सी के बाहर रखते हैं तो इमेज सी और एफ के बीच में बनता है। उसी का रूल हमने यहाँ पर देखा है ना कि ऑब्जेक्ट सी के बाहर है, सी और इनफाइनाइट के बीच में, सी के बाहर मतलब सी और इनफाइनाइट के बीच में ही है, वो थोड़ा सा भी बाहर चले गए मतलब चले गए, तो सी और एफ के बीच में बन गया इमेज। अब अगर मान लिया कोई कह दे आपको याद नहीं आ रहा है कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम यू कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम यू कहते हैं और इमेज को हम भी कहते हैं, और एफ मतलब फोकल लेंथ, फोकस दूरी, वस्तु दूरी यू है, प्रतिबिंब दूरी भी है और फोकस दूरी एफ है। यही 3 चीज है ना, वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है और फोकस दूरी है। अगर कोई कह दे कि वस्तु दूरी अनंत है और इमेज कहां बनेगा ये बताना है आपको, आप बना लोगे, कुछ भी मान लो, एफ कुछ भी मान लो आप, एफ 10 सेंटीमीटर मान लो, 20 सेंटीमीटर मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, जो एफ मानोगे भी का रिजल्ट वही आएगा। क्यों? क्योंकि भी जो है 1/v ऐड हो रहा है 1/u में, तब 1/f आ रहा है, यानी 1/v अगर निकालना है तो 1/f में से 1/u आप घटा दोगे, 1/इनफाइनाइट घटा दोगे मतलब नहीं घटाओगे, सीधा बात इतना है। कैसे देखो, 1/v बराबर फॉर्मूला होता है 1/f माइनस 1/u, इस फॉर्मूले से जो निकालना होगा उसके अनुसार हम इसका यूज करेंगे ना। तो 1/v इक्वल टू 1/f, एफ रहने दो आप, एफ रहने दो, एफ ही रहने दो, अब 10 नहीं लिखो, एफ ही लिखो, कोई हर्ज नहीं है, एफ ही रहने दो, एक्स वाई जेड कुछ भी रहने दो, एफ ही आएगा। मेरे कहने का मतलब अगर 10 सेंटीमीटर आपने माना है तो 10 सेंटीमीटर ही आएगा, तो 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 0, क्योंकि इनफाइनाइट से किसी चीज में डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या आता है, 0। तो क्या v बराबर f नहीं आया? क्या वस्तु f पर नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब f पर नहीं बना, v f के बराबर हो गया। इसका मतलब f जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब किस दूरी पे बन रहा है, तो जितना फोकल लेंथ है, यानी जो हमने पढ़ा है कि वस्तु के यहां रखते हैं तो इमेज यहां बनता है, वो सारा यहां फुलफिल हो रहा है। आप एक और देख लो, इसमें एफ पर रख दो वस्तु को, वस्तु को एफ पर रख दो, यानी यू बराबर एफ कर दो और भी बराबर निकालो, इनफाइनाइट आएगा। यही ना पढ़े हैं हम, इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट आना चाहिए, या इसके अनुसार बनाओगे तब इनफाइनाइट, या तो याद रखो नहीं तो इससे बना लो। समझ में आ रहा है? यू को यानी वस्तु को हम एफ पर रख रहे हैं, यानी जो वस्तु दूरी है यू और एफ बराबर है, यानी वस्तु को हम यहां रख दिए। वस्तु को जब हम यहां रखेंगे तो वस्तु से प्रतिबिंब ऐसे जाएगा और ये फोकस
अगर है तो ऐसे चला जाएगा, और यहां भी से भी अगर एक प्रतिबिंब आएगा तो ये ऐसे जाने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला, इनफाइनाइट पे मिलेगा। ऐसे भी बना सकते हैं, गलत नहीं है फिगर। ये सी से ऐसे गुजर रहा है, हम गुजार देंगे, काहे नहीं गुजारेंगे, सी से गुजर रहा है, एफ से गुजर रहा है, गुजरेगा। ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे पॉइंट साइज बना दिए हैं तो ऑब्जेक्ट से ऐसे जाएगा लाइट और लौट जाएगा ऐसे, या यहां से ऐसे जाएगा, एफ से जाएगा तब ऐसे जाएगा, देखना एफ से जाएगा तो ऐसे जाएगा। टकराने के बाद अगर एफ से आ रहा है तब तो ठीक है, क्योंकि पहले जा रहा है तो एफ से आएगा। अगर यहां से हम ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाते तो ये बन जाता, और यहां से हम इधर भेजते तो ऐसे हो जाता। यानी फिगर ऐसे समझिए, ये है, और हमने यहां पर रखा है वस्तु को, तो वस्तु से यहां किरण जाएगा पैरेलल हो जाएगा, वस्तु से यहां किरण जाएगा पैरेलल, मिलेगा कहीं? क्यों? रूल को हमने ब्रेक नहीं किया। वस्तु से अगर एफ पर है, यानी एफ से जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। एफ से जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। एफ से इधर गया किरण, दर्पण से टकराएगा, पैरेलल हो गया। एफ से यहां जाएगा, दर्पण से टकराएगा, यहां जाएगा, दर्पण से टकराएगा, पैरेलल हो जाएगा। यही तो रूल है कि एफ से गुजर के, एफ से अगर जा रहा है किरण और दर्पण से अगर टकरा गया तो पैरेलल हो जाएगा, और अगर पैरेलल आ रहा है और दर्पण से टकराएगा तो एफ से होकर के जाएगा। यही तो रूल है। अगर सी से कोई किरण जा रहा है तो सी पे वापस आ जाएगा। सी पर से कोई किरण जा रहा है, सी से जा रहा है, ये सी है, यहां से जो भी किरण जाएगा वो वापस हो जाएगा। यहां से किरण अगर ऐसे जाएगा तो वापस हो जाएगा। क्या सी से किरण हम ऐसे नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं, हमारी मर्जी। यहां रूल ब्रेक नहीं हो रहा है। हम रूल यही जानते हैं कि अनंत से आने वाली किरण पैरेलल होती है, तो पैरेलल किरण आ रही है तो एफ से होके जाएगा, क्योंकि जब पैरेलल किरण आती है तो टकराने के बाद एफ से, और अगर एफ से किरण जा रही है तो पैरेलल। अनंत से आने वाली किरण सारी पैरेलल होती हैं, ये बात भी जान लीजिए, क्योंकि आप कहते हो कि दो पैरेलल किरण, दो समानांतर किरणें कहां मिलती हैं? अनंत पे। तो जब अनंत से चलेगी तो कैसे हो जाएगी? रास्ते में पैरेलल। जब रास्ते में पैरेलल थी और अनंत पे पहुंच गई तो मिल गई, और जब अनंत से जो चल दी है तो रास्ते में कैसी होगी? पैरेलल होगी। तो अनंत को जाने वाली किरण अनंत पे जाकर के मिलेगी, लेकिन रास्ते में पैरेलल होगी। चाहे आएगी अनंत पे मिली रहेगी, लेकिन अनंत से जब चल देगी ना तो रास्ते में पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल किरण टकराने के बाद एफ से जाएगा, एफ से जाने वाली किरण टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सी से जो जाएगा वो सी पे लौट जाएगा। अब सी पे लौटने के पीछे भी कारण है, करके भी देखा गया, ये सारा कुछ लैब में किया जाता है। कभी आप लोगों को ऑप्टिकल बेंच का एक्सपेरिमेंट भी हम बताएंगे, करके दिखाएंगे आप लोगों को, हो सके तो। थोड़ा कैमरे को वहां पे जूम करना मुश्किल होता है, लाइट का है ना, ऑप्टिक्स का है तो, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बता पाए। तो सी जो है ना वो काम करता है प्रिंसिपल एक्सिस जैसा, क्योंकि देखिए ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से ना वापस आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली किरण प्रिंसिपल एक्सिस से वापस आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ये सीधा है प्रिंसिपल एक्सिस, तो सीधा जाने वाला किरण सीधा वापस लौटेगा। तो सी जो है ना वो काम करता है प्रिंसिपल एक्सिस जैसा, क्योंकि सी है ना ये त्रिज्या ही तो है, ये वृत्त का त्रिज्या ही है। और जब त्रिज्या से जाएगा सेंटर से त्रिज्या की तरफ, या हमने एक वृत्त बना लिया, तो यहां से चाहे यहां बना दो आप, यहां बना दो आप, यहां बना दो, यहां बना दो, इसको आपने कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस, और जो यहां गया है इसको आपने कह दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्रता केंद्र कह दिया। तो वक्रता केंद्र भी एक तरह का प्रिंसिपल एक्सिस ही तो है, नहीं है? यहां पर हम बनाते, ये बनाते और ऐसे पोलराइज कर देते तो नहीं हो जाता? यही हो जाता। तो हम थे इस पॉइंट पे कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दिया, वस्तु को हमने एफ पे रखा, तो इमेज कहां बनेगा?
एफ पर रखे तो इमेज कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो क्या इस फॉर्मूले से नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि फॉर्मूला बना है उसी चीज से, तो फिर नहीं कैसे आएगा, आएगा, ओरिजिन तो यही है, तो इसलिए आ जाएगा। ये देखिएगा u इक्वल टू एफ हमने कर दिया, और निकालना क्या है, v निकालना है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/u एफ माइनस 1/u, ये दोनों एफ रहेगा, यानी 1/v इज इक्वल टू u के जगह पर क्या रखेंगे, एफ, और एफ तो एफ है ही, तो एफ ले लीजिए कॉमन, नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो क्या 1 माइनस 1 यानी 1/v बराबर 0/f, तो 1/v बराबर 0/f, तो v बराबर f/0, f/0 क्या होगा, 0 से किसी चीज में भागत होगे तो क्या आएगा, 0, अनंत आएगा, इनफाइनाइट। क्यों आएगा, क्योंकि कभी कटेगा ही नहीं ना, काटते रहो 0 से काटते रहो f को, 0 बार में 0 f, फिर बच गया, फिर 0 0 0 0 0 काटते रहो। यहाँ या लिख दो 0 में 10 से गुना कर दो, 0 गुना 9 0, 9 लिखते रहो, अनंत तक लिखते रहो, 9 भी लिखोगे, 0 में 9 से गुना किए 0, या कोई कहेगा हम 7 से करेंगे, करते रहो, कभी नहीं कटेगा, तो इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ना। हमने अगर एफ पर वस्तु को रखा तो इमेज कहां बन गया, अनंत पे। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए फटाफट रैपिड फायर में। अगर हम मान लेते हैं एफ बराबर 10 सेंटीमीटर और यू बराबर 15 सेंटीमीटर, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, यू बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी आप सोच लिए होंगे कि ये जरूर एफ और 2f के बीच में है, यानी हमने वस्तु को रखा है वो एफ और सी के बीच में रखा है। यहां पर है ना कंडीशन कि वस्तु को हम सी और एफ की वक्रता केंद्र और फोकस लेंस के बीच में रखते हैं, तो कहां बनता है ना, तो बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास। देखिएगा ये हम v बराबर निकाल लेंगे, क्या होगा, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u कर लेते हैं। अब माइनस माइनस तो होगा ही, इसमें गलती मत कीजिएगा, माइनस ही है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो भी आएगा मैक्सिमम केस माइनस हो रहा है, u तो माइनस होगा ही, f माइनस होगा ही। अब v चाहे जो आ जाए, v नहीं मालूम क्या आने वाला है, v प्लस आएगा तो वो भी देखेंगे, प्लस आएगा तो कह देंगे कि पीछे बन रहा है दर्पण के, नहीं तो इधर बन रहा है, यानी 1/f का वैल्यू रख दीजिए 1/10, 1/10 माइनस 1/15 माइनस में, यानी इसको 30 ले लीजिए, और यहां लीजिए -3, और यहां माइनस और -2 लीजिए। देखिएगा -3 और +2 भागा 30, क्या -1/30, यानी 1/v बराबर इतना आया, 1/v बराबर 1/-1/30, तो क्या v बराबर उल्टा हो जाएगा, तो -30 नहीं लिख देंगे, -30 हो जाएगा। -30 मतलब क्या, c कितना होता, c बराबर 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि c बराबर f/2 होता है, सॉरी f इक्वल टू c/2 होता है, यानी 2f से बाहर बन रहा है। तो हम कहते हैं ना कि वस्तु को जब c और f के बीच रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र और फोकस लेंस के बीच में रखते हैं, तो वस्तु अनंत और c के बीच में बनता है, यही तो है, यही बनता है ना, अनंत और c के बीच में। तो क्या अनंत और c के बीच में नहीं बना, अनंत और c के बीच में बनने का क्या मतलब, c से बाहर, c से बाहर, यानी c 20 है, अगर f 10 है तो 2 गुना होता है c, तो 20 हो गया, तो -20 से ज्यादा नहीं आया, -30 आया, यानी c से बाहर बनेगा, अनंत की ओर बनेगा। तो ये सारा कुछ यहाँ प्रूफ हो जाता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, समझ में आया होगा, सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। थैंक यू। इसके बारे में हमने बता दिया है क्लियरली सबको कि है क्या। तो सी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी सी पे ही बनता है, ये सब जो हमने बताया है। यहाँ से आने के बाद ये पैरेलल हो जाएगा, और अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट करके बनाएंगे तो ये सही जगह पे अपने आप बन जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कितने सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है। मान लिया एक प्रश्न है हमारे पास, u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और v आपको निकालना हो कि v यानी इमेज कहाँ बनेगा, और f अगर इसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो ये बात क्लियर है रे डायग्राम से जो हमने पढ़ा है 6 कॉम्बिनेशन, और
जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सी पे अगर हम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो सी पे ही बनेगा। फोकल लेंथ अगर 30 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, एफ पे रख रहे हैं। इमेज कहाँ बनना चाहिए, इनफाइनाइट पे। तो क्या ये रिजल्ट d इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी के आधार पे वो सारा कुछ जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है इसी से बेस्ड है वो सारा। देख लीजिए, सबसे पहली बात, क्योंकि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है मान लिया गया है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इसलिए उसको हल्के में लेके चल रहे हैं, डीपली नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये सारा कुछ बता दिया गया है। आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। मान लिया गया अगर सब कोई रोड पे चल रहा है, अगर कोई रूल ना हो, कोई कहे हम लेफ्ट में चलेंगे, कोई कहेगा हम राइट में चलेंगे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स बनाने में अगर रूल नहीं बना हो कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है या राइट में, तो कुछ लोग प्लस मान लेंगे और कुछ लोग माइनस मान लेंगे। ऑब्जेक्ट को कुछ लोग कहेंगे कि माइनस में हम रख रहे हैं, लेफ्ट में रख रहे हैं तो हो गया माइनस, राइट में रख रहे हैं तो हो गया प्लस। तो लेफ्ट और राइट मान लिया गया है, इससे कुछ विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है। अगर आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को राइट साइड में तो पॉजिटिव होगा, तो उसका इमेज नेगेटिव बनेगा। लेकिन ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास साइन कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है, मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो जब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में है तो इमेज जो बनेगा वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होगा। साथ में फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा कॉनकेव के केस में। क्लियर? अगर यही कन्वेक्स अगर होता हमारे पास तो इसका पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये गोला इस तरह का है तो उसका पॉजिटिव होगा। कनकेव में फोकल लेंथ निगेटिव होता है और ऑब्जेक्ट तो हमेशा, चाहे कोई भी मिरर हो, निगेटिव में ही होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट को हमेशा रखना है, चाहे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो। तो f इक्वल टू भी -30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला फटाफट लगा देंगे तो 1/f का जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v निकालना है तो 1/v इक्वल टू इधर आप ले जाए 1/f माइनस 1/u, यानी 1/v इक्वल टू 1/f, यानी -30 माइनस 30। हमने क्या कहा कि f पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो कहाँ बनना चाहिए, इनफाइनाइट पे। रिजल्ट वो आ जाएगा, तभी तो ये फॉर्मूला सही है, नहीं तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्योंकि दो बातें अगर अलग अलग तरह से, ज्योमेट्री से हम जो पढ़ रहे हैं, जो रे डायग्राम हमने बताया है जो प्लेलिस्ट में है, जो ज्योमेट्री से है कि हम एफ पे रखेंगे तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज एफ पे बनेगा, सी पे रखेंगे सी पे बनेगा, वो तो प्रूफ होना चाहिए ना। और ये फॉर्मूला तो उसी से आया है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी डेराइवेशन हुआ है, तो आएगा यहाँ पर भी वो चीज। तो हमने एलसीएम ले लिया, 30 एलसीएम ले लिए, तो माइनस है तो -1 हो गया, और ये 30 है 1 है, और तो ये माइनस तो है ही पहले से, और ये हमारे पास हो जाएगा -1। तो आप देखेंगे -1 क्या हो गया, ये 0/30 हो गया, 30 0/30 हो गया। आप ये v को क्या लिखेंगे, तो 30/0 लिखेंगे, 30/0 लिखेंगे, तो क्या हो गया, ये v इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी चीज को, रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट। आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, v इक्वल टू इनफाइनाइट। अब अगर मान लिया जाए इसी में होता हमारे पास ऑब्जेक्ट को, और अब हम दूसरे पोजीशन पे रख करके देखते हैं तब क्या होगा। हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास एक जो कॉम्बिनेशन है कि अगर हम f और p के बीच में हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो ये इमेज यहाँ बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो f से इनसाइड हम रखते हैं, इसको हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर u को। तब क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है। ये अगर दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का, और फोकल लेंथ जो है वो -30 सेंटीमीटर है।
यानी 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कहने का मतलब कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है वो 60 सेंटीमीटर है, यानी 60 सेंटीमीटर का रेडियस मान करके एक स्फीयर बनाया गया है और उस स्फीयर में से एक पार्ट ऐसे बनाकर निकाल करके कट करके और उसको पॉलिश किया गया है। क्योंकि होता है F इक्वल टू R/2 या R इक्वल टू 2F होता है, और ये जो स्फीयर बना हुआ है ये जिसका एक पार्ट है तो ये 2F पे है, C पे। तो अगर हमने कहा है फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर का है। जो फुटबॉल है उस फुटबॉल के त्रिज्या की हम बात करें, रेडियस की बात करें, तो वो 60 सेंटीमीटर का है। तब ना उसका हाफ हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। और उसके इनसाइड में हम फोकल लेंथ के इनसाइड में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो रे डायग्राम से हमने जो बनाया है पोजीशन ऑब्जेक्ट और इमेज का, वो क्या बता रहा है, तो राइट साइड में बता रहा है, यानी मिरर के पीछे बनता हुआ महसूस होगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, फॉर्मूला वही लगा दीजिए, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f हो गया -30 और माइनस -15, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ रहा है 30 हो गया, 1 -1 और ये -15 2 हो गया ना 15। ये देखेंगे माइनस कितना आ रहा है, ये 2 हो गया +2 और -1 यानी 1 आ रहा है, 1 माइनस कर दिए यानी 1/30 आ रहा है। तो रिजल्ट जो हमारा है वो प्लस में आ रहा है रिजल्ट, यानी हमारे पास लिख देंगे इसको 1/v इतना आया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/1 हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर। v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर करने का क्या मतलब कि इमेज जो बन रहा है वो मिरर के दाहिने तरफ बन रहा है, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट आया। और कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम देख लें, इनफाइनाइट पे रख करके भी देखेंगे, तब भी हमारे पास इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, फोकस पे बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा। अगर हमने u को इनफाइनाइट रखा और f मान लिया 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी हो 10 20 कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज f पे ही बनेगा, जितना भी आप f ले लो। और v इक्वल टू क्या है ये निकालना है, तो 1/v इक्वल टू वही फॉर्मूला 1/f माइनस 1/u, देखिए 1/10 1/इनफाइनाइट क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ये तो 0 हो जाएगा ना, तो हमारे पास माइनस है, माइनस रहेगा ही। तो ये डायरेक्शन भी अगर हम रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस हमने कर दिया। 1/v इज इक्वल टू, अब इसको माइनस इनफाइनाइट ले लेंगे डायग्राम में, हमारा डायरेक्शन रख देते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है, तो क्या आएगा रिजल्ट -10, इसको ले लिए हम, या इनफाइनाइट ले लीजिए, एलसीएम कुछ भी कर दीजिए, हमारे पास जो आएगा 1/-10 माइनस क्या होगा 0 होगा, ये इनफाइनाइट से भागा देंगे तो क्या आएगा, तो क्या v इज इक्वल टू कितना होने वाला है, v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर होने वाला है। तो क्या -10 सेंटीमीटर जो फोकल लेंथ था, क्या -10 सेंटीमीटर भी आया, तो f पे रख करके हमने देख लिया ऑब्जेक्ट को, तो इनफाइनाइट पे आएगा रिजल्ट, f पे रखा तो इनफाइनाइट पे आया, इनफाइनाइट पे रखा तो f पे आया। तो रे डायग्राम जो 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास है वो सारा कुछ इससे भी प्रूफ हो रहा है। तो न्यूमेरिकल्स बनाना आसान है इस चैप्टर का, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि मिरर कौन सा है, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रखेंगे ही चाहे कोई भी मिरर हो, और फोकल लेंथ जो हमारा कॉनकेव है कि कन्वेक्स है उसके अनुसार फोकल लेंथ डिसाइड कर लेंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूमेरिकल बन जाएगा, इजी है। थैंक यू।